Hello students, this is the video for class 5th, chapter 1st, and the name of this chapter is Evolution of Computer. तो मे बी आपको शायद इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत हुई होगी कन्वर्सेशन में, ठीक है? तो हम इसको एक बार हिंदी में रिपीट कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, ये जो चैप्टर है बेसिकली हमको क्या बताएगा कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या रही है, किस तरीके से उसका इवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, ठीक है? तो सबसे पहले जो आप देखेंगे वो है अबेकस, ठीक है? और इसका जो टाइम पीरियड था ये था 400 BC से 1600 AD। BC मतलब द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट और AD मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये एक तरीका है टाइम को मेजर करने का, तो इसको आप टेंशन मत लीजिए, बस इतना याद रखिए कि अबेकस का टाइम पीरियड था 400 BC टू 1600 AD, ओके? तो अबेकस को हम क्या कहते हैं? दिस इज द फर्स्ट कैलकुलेशन मशीन। सबसे पहले जो कैलकुलेशन की गई थी वो अबेकस के द्वारा ही की गई थी। और इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ, मतलब कहाँ बना? तो ये चाइना में बना था और इसके द्वारा आप सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन ही कर सकते हैं, ठीक है? Subtraction, multiplication and division. These are the basic calculation which can be performed with the help of abacus. This is the picture of abacus. You can see there are so many wheat. On the basis of these, based on strips of wood or bones. ये है नेपियर्स बोन। और इसका जो उत्पत्ति हुई है, इसकी जब स्टार्टिंग हुई है वो कब हुई है? 1600 जो आपकी सेंचुरी है उसके स्टार्टिंग में। और इसे एग्जैक्टली 1616 में बनाया गया। और किसने बनाया? तो इसको एक मैथमेटिशियन, स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड में रहने वाले एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था जॉन नेपियर, उनने इसका इन्वेंशन किया, ठीक है? और देवर मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, इसमें आप देखेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स नजर आएंगे। तो इसका जो यूज है वो किस लिए किया जाता था? मल्टीप्लाई करने के लिए चीजों को, ठीक है? और देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा इसमें बेसिकली क्या होता है, किससे बनी होती हैं ये? तो वुड या बोन्स, या तो ये लकड़ी से या हड्डियों से बनी होती है, इसलिए इसका नाम नेपियर्स बोन रखा गया। और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। You can see here, tables are written here, numbers are written here, on the basis of which we can calculate the various tables. These wheels are called as, वो है पास्कलाइन कैलकुलेटर। इसका इन्वेंशन हुआ है 1642। नाम क्या है इसका? पास्कलाइन कैलकुलेटर, ओके? और इट इज नोन एज द अरिथमेटिक मशीन। तो यदि आपसे कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हम किसे अरिथमेटिक मशीन कहते हैं तो वो क्या है? पास्कलाइन कैलकुलेटर, ओके? देन इट इज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन। एक फ्रेंच मतलब फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल, और उन्होंने इसका इन्वेंशन किया है 1642 में, ओके? देखिए, इट हैड अ बॉक्स विथ 8 मूवेबल व्हील्स। आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको 8 व्हील्स नजर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे होते हैं सामने साइड, और जो बाकी 2 हैं वो आपको इसके नेक्स्ट फेज पे मतलब दूसरे साइड नजर आएंगे, ठीक है? तो इसमें 8 मूवेबल मतलब घूमने वाले dials. व्हील्स नजर You can see 6 wheels here, and the remaining 2 were in the back side of this box. So, in this way it looks like. This is the picture of Pascaline calculator. प्लस माइनस। Now the next topic is उसका और मॉडिफाइड वर्जन Leibniz. लेबनिज कैलकुलेटर। इसका इन्वेंशन हुआ है 1650 में, ओके? एंड इट इज सिंपली एन इम्प्रूव वर्जन। मतलब एडिंग मशीन जो होती है, मतलब ऐसी मशीन जिससे हम एडिशन करते हैं, मतलब हम जोड़ते हैं, उसका ही एक इम्प्रूव वर्जन है। मतलब उसको ही और कुछ अपडेट करके, उसको और मॉडिफाई करके पेश किया गया था। एंड दिस मशीन कैन परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल। इसमें आप मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। और इसे किसने बनाया है? तो एक जर्मन मैथमेटिशियन, ओके, हु बिलोंग्स टू जर्मनी। नाम था उनका गॉटफ्राइड लेibniz calculator, which was invented in 1650. This is the picture of this. It is simply an improved version of adding machine. Okay, this is a little bit advanced version of adding machine. It is a box which contains, I think you are already aware. हमारा क्या? डिफरेंस इंजन। ये हम मान सकते हैं कि कंप्यूटर की एक्चुअल स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, ओके? तो देखिए ये कब बना? 1822। बहुत पुरानी बात नहीं है, 1822, ओके? बोल सकते हैं लगभग 100 साल पहले, है ना? किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने, ओके? एंड इट इज मेड अप ऑफ ब्रास। ब्रास एक मेटल है, तो ब्रास, रॉड्स और गियर्स,
उसके जरिए इसको बनाया गया एंड इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये पहला एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसके द्वारा आप कॉम्प्लेक्स मतलब जो कठिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं उसे आप इसके द्वारा कर सकते थे और इससे आप मैथमेटिकल टेबल्स भी बना सकते थे जो आप बनाते हैं ना 2 into 2 मतलब 2 1 जा 2 2 2 जा 4 जस्ट लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल इंजन। ये है हमारा एनालिटिकल इंजन जिसे 1833 में बनाया गया। इसे भी चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था। ओके, पर ये एक इम्प्रूव वर्जन था। ठीक है, कैसे improved his machine and invented the first general computer called the analytical engine। मतलब इन्होंने अपनी जो मशीन थी इन्होंने जो पहले बनाई होगी उसको ही और अपडेट किया और उसको और अच्छा बनाया और एक फर्स्ट जनरल कंप्यूटर बनाया। ठीक है, जैसे हमने एनालिटिकल इंजन कहा। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट एनालिटिकल इंजन फर्स्ट बोलना चाहिए यहाँ पे इन्वेंटेड द फर्स्ट जनरल कंप्यूटर कौन सा है, तो वो कौन सा है, एनालिटिकल इंजन। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, इट वाज कंप्लीटेड आफ्टर हिज डेथ। जब वो इसका इन्वेंशन कर रहे थे कौन, चार्ल्स बेबेज, तो बीच में ही उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए इसका कंप्लीशन जो है 1871 में आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स बेबेज हुआ है। ओके, इसी के कारण हम चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न। About the name, na? Charles Babbage. Who is Charles Babbage? चार्ल्स बेबेज का नाम बहुत ज्यादा Father of computer. Yes. So it is invented by Charles Babbage, and it is made up of brass rods and gears. It was the first mechanical computer that performed. He also invented analytic computer. जो है सबसे ज्यादा So जरूरी चीजें after हैं, इसको आपको slide, अच्छे से पढ़ना है। and this is also invented by Charles ये Babbage. फोटो है डिफरेंस इंजन की और ये जो फोटो है ये है एनालिटिकल इंजन की। आप देखेंगे पहले के जमाने में जो बना करते थे But it is completed in 1871 after the death of एक रूम का Charles स्पेस Babbage. ले लेते थे। Now we are moving to the next. So we can say the founder of हमारी टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, तो एक अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे, तो उनका नाम था हरमन हॉलरिथ। व्हाट द नेम इज, हरमन हॉलरिथ, और उन्होंने टेबुलेटिंग मशीन का इन्वेंशन किया है 1890 में। ओके, दिस इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कुड रीड डाटा, प्रोसेस इट एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलता था, जो आपके डाटा को रीड कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है, मतलब उसको आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, वो काम उस पर करेगा और आपको एकदम एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही रिजल्ट देगा। This product became so popular that Hollerith started a company which later became IBM। ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि हॉलरिथ ने आगे चल के खुद की कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया IBM, और ये अभी भी बहुत फेमस कंपनी है। Mark 1, this is the next computer. This is first automatic digital computer used for numeric calculation, capable to perform 3 calculations in a second। ये बहुत फास्ट कंप्यूटर था देखिए, और फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था। डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जो कैलकुलेशन करने में डिजिट्स का यूज करते हैं, आप देखेंगे। ठीक है, तो ये एक उस टाइप का फर्स्ट कंप्यूटर था और ये 1 सेकेंड में 3 कैलकुलेशन आसानी से कर सकता था। आज के जो कंप्यूटर होते हैं वो और फास्ट हैं, पर ये उस टाइम के हिसाब से काफी IBM is basically Hollerith मार्क Harvard. Okay, Herman Hollerith. Now the next thing is these are the pictures. And now we are moving to the आपका ENIAC। ENIAC जिसे किसने बनाया, डिजाइन बाय जॉन मॉकले एंड जे प्रेसर एकर्ट। ये नाम बहुत डिफिकल्ट है, आप सिर्फ इसको एक जीके के लिए याद रखिए, एग्जैक्टली इसकी स्पेलिंग याद रखने की आपको इतनी नीड नहीं है। ठीक है, बस समझ लीजिए एक बार। वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, और इसको क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। आपको ये टर्म्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कि फर्स्ट एनालिटिकल कंप्यूटर कौन सा था, फर्स्ट जनरल कंप्यूटर कौन सा था, फर्स्ट अरिथमेटिक कंप्यूटर कौन सा था, समझ रहे हैं। तो ये देखिए, ये कैसा है आपका, वर्ल्ड फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इनसे फर्क पड़ता है। ठीक है, ये डिजिटल वर्ड जो आया है ये न्यू है यहाँ पे। जनरल पर्पस तो हमने पहले भी देखा था, जो कि एनालिटिकल कंप्यूटर में काम आया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक भी यहाँ पे ऐड हो गया, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी क्योंकि आपको एमसीक्यू में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ओके, ये देखिए, ये भी उन कंप्यूटर की ही इमेज है, ENIAC। देन दिस वन एडवेक, जिसका इन्वेंशन किया है इन्हीं 2 पर्सन ने। ठीक है, इन्होंने ही एडवेक का भी इन्वेंशन किया है, जे प्रेसर एकर्ट एंड जॉन मॉकले। next one which is EDVEC. It is in our next topic UNIVAC. यूनिवैक, इन सबके फुल फॉर्म भी होते हैं। ओके, जो आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे।
दिस इज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। देखिए यहाँ पर क्या वर्ड आया, कमर्शियल, मतलब इसको आपने कैसे यूज किया, अपने बिजनेस के लिए भी यूज किया। तो उस टाइप का ये पहला कंप्यूटर था। प्रोड्यूस फॉर द फास्ट कैलकुलेशन, बहुत फास्ट कैलकुलेशन कंप्लीट करने के लिए इसका उपयोग किया गया। एंड सिंपल अरिथमेटिक एंड डाटा ट्रांसफर, सिंपल जो अरिथमेटिक होती है, मतलब जो ही आपके एडिशन डिवीजन ऑल दैट, तो यही काम करने के लिए इसे यूज किया गया। और डाटा ट्रांसफर करने के लिए भी ये चीज पहले यहाँ पे देखी गई कि डाटा ट्रांसफर मतलब जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो हम हमारे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, तो वही काम इसने भी किया, डाटा ट्रांसफर का। ठीक है, पहली बात। एंड कैपेबल टू हैंडल बोथ द न्यूमेरिक नंबर्स एंड टेक्स्ट डाटा। और यूनिवैक जो था ये नंबर्स के अलावा टेक्स्ट को भी हैंडल कर सकता था, जो कि एक नई चीज थी। तो किसने किया ये किया यूनिवैक First, वन ने। Univac first computer. This is the picture of Univac first computer. This computer for transfer first generation computer. अब क्या पढ़ना है हमको, हमको देखना है कि ये हमारा काम अभी देखिए, एक मिनट। हाँ, ओके। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो है 1940 से 1956। जैसे जैसे चेंजेस आए हैं कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में, उसे काम करने के तरीके में, तो उनको हमने अलग अलग जनरेशन में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो जो पहली जनरेशन मानी जाती है वो है 1940 से 1956। तो देखिए इस टाइम जो कंप्यूटर थे उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, उनकी क्या खासियत थी, वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वैक्यूम ट्यूब वॉज यूज्ड। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को यूज किया गया। वैक्यूम ट्यूब एक बोल सकते हैं हम, एक पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसे उस टाइम पे यूज किया जाता था, अब नहीं करते। ठीक है, तो पहले का पुराना है। उसके बाद अनरिलायबल एंड सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली। जो लैंग्वेज थी वो कैसी थी कि अनरिलायबल, मतलब आप उस पर उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो जैसे स्टार्टिंग थी तो बहुत सारे डिफेक्ट उस लैंग्वेज में थे। ठीक है, नेक्स्ट वन, जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट सो दे रिक्वायर्ड एयर कंडीशनिंग एवरी टाइम। वो बहुत ज्यादा हीट एमिट करते थे, मतलब बहुत ज्यादा उनसे ऊष्मा निकलती थी, जिस कारण उनको ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर एसी को यूज किया जाता था। ओके, और कंज्यूमर लॉट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। हमने देखा उनका साइज कितना बड़ा था, पूरे एक रूम को में वो कवर हो जाते थे, इसलिए वो खुद को चलाने के लिए बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी, वो ही बहुत ज्यादा लेते थे। नेक्स्ट है वेरी कॉस्टली एंड ह्यूज, क्योंकि बहुत बड़े थे इसलिए उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी। उसके बाद उसके एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं तो एग्जाम्पल, It is a time period, okay, within the time period of 1940 to 1956. This particular time we can say this is called as the first generation computer. This is the time period of first generation computer. Now the features of first generation computers are as parties to communicate with the computer were very costly and huge. Okay, okay, and the features are, इनका टाइम पीरियड जो माना जाता है वो है 1956 से 1963। ओके, तो देखिए इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे, मतलब उसकी जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ट्रांजिस्टर को और बोलना चाहिए और ज्यादा अपडेटेड माना गया है। तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का स्थान किसने ले लिया, ट्रांजिस्टर ने। और ये कैसे थे, स्मॉलर इन साइज। ये फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में छोटे थे, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेते थे। स्टिल वेरी कॉस्टली, कॉस्टली तो ये अभी भी थे क्योंकि अभी भी बहुत महंगे थे। यदि हम आज के जमाने में देखें तो आज भी कंप्यूटर काफी महंगे माने जाते हैं, तो उस टाइम के हिसाब से ये काफी महंगे थे। सपोर्टेड मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, इसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों को यूज किया गया है। दोनों अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, तो इसमें दोनों लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। और इसके एग्जाम्पल हैं IBM 620, IBM 7094, CDC, use of transistor instead of vacuum tubes. Now in this generation transistor were used. The transistor are smaller in size with compared to the use for the communication from 1960. तो थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड है 1964 से 1971। ओके, 1964 टू 1971। इसमें हमने क्या यूज किया, फर्स्ट में हमने यूज किया वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में हमने यूज किया ट्रांजिस्टर, और यहाँ पे हमने यूज किया इंटीग्रेटेड चिप। ओके, और ये क्या करते थे, लेस हीट, क्योंकि अब इनका साइज भी काफी कम था और ये बहुत कम स्पेस में आ रहे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे, तो इसलिए ये हीट कम एमिट कर रहे थे, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी भी ये कम कंज्यूम करते थे कंपैरिजन यदि हम करें तो। ठीक है, और क्या, इनका मेंटेनेंस काफी आसान था, रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस, क्योंकि अब साइज छोटा है, आपको उनको ज्यादा ध्यान देना नहीं है, तो उनमें काफी कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी।
कॉस्टली, मतलब महंगे तो ये अभी भी थे, और अब इसमें हाई लेवल लैंग्वेज को यूज किया गया। HLL, बहुत सारी फेमस बोलना चाहिए, HLL होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। देखिए, कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है और इंसान जो लैंग्वेज समझता है उसमें फर्क होता है। तो जो लैंग्वेज वो समझते हैं उसे हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो ये इसके पॉइंट्स हैं। और देखिए इसमें क्या है, एग्जांपल है IBM 360 सीरीज, IBM 360 सीरीज, और है IBM 370 168, TDC 310। ओके, तो ये इसका एग्जांपल है। अब इसके आगे भी हम देखते हैं to जो हमारी 1971 and the features are, you can say that the serial language we can also say computer, okay, and it use हमारा 4th जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1972 से स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट। ओके, तो अभी तक जो चल रहा है वो 4th जनरेशन चल रहा है। पर कुछ लोग हैं जो ऐसा मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं जैसा मानते हैं कि अब 5th जनरेशन का भी आगमन बोलना चाहिए जो हो चुका है, जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, तो वो अभी सिलेबस में नहीं है तो उसे हम रहने देते हैं। हमसे बात कर रहे हैं किसकी, 4th जनरेशन की। तो इसमें क्या किया गया, इसमें यूज की गई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कैसी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत सस्ती है, कंपैरिजन में सस्ती है, पोर्टेबल है, आप उसको एक प्लेस से दूसरे के ले जा सकते हैं, रिलायबल है, मतलब भरोसेमंद है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उसमें गलती होने की चांसेस बहुत कम है, और इजी टू एक्सेसिबल टू कंज्यूमर, मतलब कि जो यूज करने वाला है, जो कंज्यूमर है, वो उसको आसानी से एक्सेस कर सकता है, मतलब कि उसका यूज कर सकता है, उस तक पहुंच सकता है। साइज बहुत छोटा था, साइज वॉज रेड्यूस, इजिली अवेलेबल, आसानी से ये आपको अवेलेबल हो सकती है। साथ ही में इंटरनेट जो इसमें यूज किया गया वो इसी जनरेशन में लाया गया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है डेक 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे जिसे हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, क्रे 1 एंड क्रे XMP। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, 4th जनरेशन कंप्यूटर के हैं। very large scale integrator can easily communicate with the computer. Cray 1 is a supercomputer, okay, VLSI written here. ट्रांजिस्टर जिसे हमने कहाँ पे यूज किया, 2nd जनरेशन में। ये इंटीग्रेटेड चिप है जिसको हमने 3rd जनरेशन में यूज किया। ये है VLSI जिसको हम बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हमने 4th जनरेशन में यूज किया, 2nd, 3rd एंड 4th। ओके, देखिए अब और देखो ये फोटो Also ना, this is used in 4th generation computer. The production of microprocessor. इसको भी हम मानते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, 5th जनरेशन कंप्यूटर प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, आज और आने वाले टाइम में ये रहने वाली है। इसमें क्या होगा, इसमें VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी है, उसको हम क्या बना देंगे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब और ज्यादा बड़ी। और इसमें क्या होगा, टेक्नोलॉजी रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मतलब इसमें जो प्रोसेसिंग चिप होगी उसमें 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इनबिल्ड होंगे, मतलब उसमें इतनी ज्यादा अमाउंट में आप डाटा को प्रोसेस कर सकते हो, इतना ज्यादा वो कैपेसिटी होल्ड करके रखता है। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन यहाँ होगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, ये होता है रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क, गेम प्लेइंग। आप देखते हैं जैसे कि आजकल देखा होगा आप लोगों ने कि घरों की लाइट जो होती है या फिर जो AC होता है, वो जैसे ही जो ओनर है या जो पर्सन वहाँ एंटर होता है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। तो वो कैसे होता है, कुछ उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, समझ रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम इज इन फोकस, अब नए एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करने पर chip having 10 million electronic component, okay, you can see. So artificial intelligence. थैंक यू, ये आपका चैप्टर है कंप्लीट है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर की वीडियो है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको सारे PDF में मिल जाएंगे। यदि कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।